जय हिंद प्यारे बच्चों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको वर्णमाला पढ़ाने वाली हूँ। यानी कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है यूपीएसआई का, उसमें हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं। तो आप 40 के 40 प्रश्न करने वाले हैं। तो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है या कोई सा भी एग्ज़ाम जहाँ पर आपको सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, वहाँ पर जो है आप पूरे फुल मार्क्स लाने वाले हैं। तो एक बार मेरे साथ सभी लोग सहयोग करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइव जब भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो मेरे साथ आप जुड़ेंगे, उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल ये क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि 5 या 6 महीने से जो क्लासेज थी आपको नहीं मिल पा रही थी इस चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं, सामान्य हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। और सामान्य हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। सामान्य हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। सामान्य हिंदी पढ़ने जा रहे हैं हम। सामान्य हिंदी, ठीक है। और सामान्य हिंदी जो है वो क्या है? हमारी राजभाषा है। और भाषा शब्द से भी आपका सामान्य हिंदी में प्रश्न एक पूछा जाता है कि जो भाषा शब्द है वह किस धातु से बना है? तो ये जो है संस्कृत के भास धातु से बना है। संस्कृत के भास धातु से बना है। जैसे पढ़ने के लिए जो है, पढ़ने के लिए, पढ़ना जैसे शब्द है, उसके लिए कौन सा संस्कृत का धातु है? तो पठ धातु है। अगर हम बात करें लिखना, लिखना शब्द है, तो उसके लिए जो है संस्कृत का कौन सा धातु है? लिख धातु, ठीक है। उसी तरह से आप याद रखेंगे कि जो भाषा शब्द है वह भास धातु से बना हुआ है। अगर बात करें हम कि भाषा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो भाषा जो होती है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। कहीं कहीं किताबों में आपको 3 प्रकार मिलता है, तीसरा जो है आपका सांकेतिक। लेकिन अभी सुधार हुआ है तो किताबों में आपको 2 ही प्रकार मिलेगा। कौन सा? मौखिक, मौखिक मिलेगा और लिखित, ठीक है। भाषा का जो मौखिक रूप होता है, जो हम आवाज़ अपने मुख से निकालते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। और जब हम अपने ध्वनि चिन्हों को लिखते हैं, कहीं लिख कर दिखाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जो भाषा विचार है, एक तरह से देखा जाए तो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो भाषा विचार में पहला आपका आता है वर्ण। यानी कि पहले हम किस वर्णों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हिंदी में वर्ण हैं और उनका क्या रोल है और किस तरह से वर्ण जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा इसका प्रकार है शब्द। शब्दों के बारे में हम जानेंगे, जैसे आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे जो है हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। वाक्य विचार में वाक्य की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जब हम पढ़ेंगे, जब हम वाक्य तक हम सारी चीज़ें सीख लेंगे, तब हम उस वाक्य को किस तरह से सजा सकते हैं, अलंकार के माध्यम से, छंद के माध्यम से, समास के द्वारा किस तरह से हम उन्हें जोड़ सकते हैं और किस तरह से हम संधि के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम इस पूरी सामान्य हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं। और यहीं से हम समझ सकते हैं कि वर्ड विचार में हम क्या पढ़ना है, शब्द विचार में हमें क्या पढ़ना है, वाक्य विचार में हमें क्या पढ़ना है और रूप विचार में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि जो हिंदी शब्द है ना, आपका हिंदी शब्द से भी प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिंदी है वह भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? तो जो हिंदी है वह भारत की क्या है? राजभाषा है। जैसे कि हिंदी जो है 22 राजभाषाओं में से एक है। देखा जाए तो भारतीय संविधान में 22 राजभाषाओं को
मान्यता दी गई है। और एक लेक्चर में आपको जो है ये जो 22 राजभाषाएं हैं इनके बारे में भी बताया जाएगा कि किस किस तरह से जो है पहले जो है संविधान में ये 14 थी और फिर आगे जो है बढ़ कर के कैसे ये 22 हुई। ठीक है, वो एक अलग ही टॉपिक है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है, उसके लिए आपको एक लेक्चर दे दिया जाएगा। फिलहाल देखेंगे यहाँ पर हिंदी शब्द से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो नामकरण कैसे हुआ, तो जो हिंदी शब्द है वो कैसे आया, तो ये जो है सिंधु नदी जो है सिंधु नदी के नाम पर आया। किसके द्वारा, तो ईरानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा, जो ईरानी आए थे भारत में, इनको क्या था, इनको जो है उच्चारण दोष था। तो ये जो है क्या कहते थे, जो सिंधु है इसको जो है को ये ह कहते थे। ठीक है, इस तरह से ही हो गया। और धू को ये दू कहते थे। ठीक है, यानी कि हिंदू हो गया। तो जो सिंधु नदी थी, एक तरह से जो है ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसके आसपास रहने वाले लोग ये क्या कहलाए। अब सिंधु नदी जब हिंदू हो गई तो हिंदू नदी के आसपास रहने वाले हिंदवासी कहलाए, और हिंदवासियों की जो भाषा है वह हिंदी है। तो इस तरह से हिंदी नाम आया। उसके बाद जो है देखा जाए तो जो हिंदी है वह विश्व की प्रमुख भाषा है। हिंदुस्तानी भाषा का मानकीकृत रूप भी है हिंदुस्तानी भाषा का मतलब है कि इसमें जो है संस्कृत उर्दू मिश्रित जो हिंदी है उसे हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी भाषा। तो उसका मानकीकृत रूप भी अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में कि हिंदुस्तानी भाषा का मानकीकृत रूप क्या है, कौन सी भाषा है, तो उसे हम आंसर क्या सही करेंगे, हिंदी सही करेंगे। फिर अगर पूछ लिया जाए कि जो फारसी, जो ये हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। ये याद रखेंगे, यह परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा आपका कि हिंदी भाषा की लिपि पूछ ली जाएगी। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। जिस तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन है। ठीक है, पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है। अब देखेंगे संविधान में इसकी क्या है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है, बताया गया है हिंदी के बारे में। तो देखेंगे तो संविधान का जो भाग है वो 17 है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 343 से लेकर के 351 तक है। ये प्रश्न अलग अलग पूछा जा सकता है, भाग पूछा जा सकता है। किसी साल आपसे जो है अनुच्छेद पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है 8वीं अनुसूची, यानी कि संविधान में बात करें तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 एवं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची। तो ये जो है हिंदी शब्द से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं सीधे, चूंकि हमारी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि जो है वही जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहेंगे। अब वर्ण के बारे में अगर परिभाषा की बात करें कि अगर पूछ लिएगा आपसे, प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, या पूछ लिया जाएगा कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे कहते हैं। नीचे ऑप्शन में आपका वर्ण रहेगा, शब्द रहेगा, वाक्य रहेगा या कोई और ऑप्शन रहेगा। तो आपको वर्ण कहना है, मतलब वर्ण आंसर देना है। तो वर्ण की बात करें तो परिभाषा इसकी क्या है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं या फिर ध्वनि कहते हैं। क्योंकि वर्ण का जो मौखिक रूप क्या है, वह ध्वनि है। वर्ण का मौखिक रूप क्या है, तो वो ध्वनि है। लिखित रूप क्या है, ये खुद वर्ण है। तो यहाँ से जो है प्रश्न आपका बनता है, आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो भाषा का मौखिक रूप क्या है। क्या प्रश्न बनेगा कि भाषा का मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप
भाषा का मौखिक रूप पूछ लेगा आपसे, तो आपको आंसर क्या देना है? आंसर हो जाएगा ध्वनि। ठीक है। अगर मौखिक की जगह यहाँ पर पूछ दे कि भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप क्या होगा? तो लिखित रूप जो है वह वर्ण होगा, यानी कि लिपि देवनागरी। ठीक है। अब यहीं पर जो है आपका जो वर्ण है, यहीं से पूछता है, प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वही वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही क्या है? वर्ण है। और वर्ण को ही क्या कहते हैं हम? ध्वनि भी कहते हैं। तो ऑप्शन में जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और ध्वनि दोनों अलग अलग परीक्षा में पूछा जा सकता है, या अगर दोनों को दिया रहेगा ऑप्शन में तो ऐसे दिया जा सकता है कि पहला ऑप्शन आपका बोल देगा वर्ण, दूसरा ऑप्शन आपका दे देगा ध्वनि, और तीसरा ऑप्शन दे देगा कि दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बात करें ए, बी, सी और डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है। बस मुझे बताना था कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अब हम देखेंगे, जैसे पूछ दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। वर्ण और ध्वनि किसे कहेंगे? जैसे आपका ये वर्ण है और इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे स्वर की बात करें, अगर ये अस्वर है तो इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसके नीचे हलंत नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम इसको टुकड़े नहीं कर सकते। अगर ये आ गया तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि ये अ प्लस अ से मिलकर बना है। ठीक है। ठीक उसी तरह से जो ये हलंत वाला क है, अगर हम इसका हलंत हटा देते हैं तो यानी कि ये क्या हो गया? ये अक्षर हो गया। ये क्या हो गए? अक्षर। समझेंगे आप? ये अक्षर हो गया, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन आपका ये जो है, इन दोनों के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ये भाषा की छोटी इकाई हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रश्न में ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है। तो कैसे भी अगर आपको जानकारी है तो आपसे गलती नहीं होगी। अब जब हम इस अक्षर को बड़ा करते हैं, ठीक है, तो अक्षर को जब हम बड़ा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। शब्द बन जाएगा या पद जिसे कहते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है, ये भी बात आपको समझना है। जब शब्द अकेला है, यानी कि कमल, बात करें कमल जो है अकेला है, तो क्या है ये है शब्द। क्या है? शब्द है। जब इस कमल को हम दोकेला कर देते हैं, यानी कि जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं कि कमल कमल सुंदर है, तो जब हमने कमल से वाक्य बना दिया तो फिर ये कमल शब्द क्या हो गया? पद बन गया। सुंदर ये क्या हो गया? पद बन गया। है क्या है? पद हो गया। ठीक है। तो शब्द में और पद में अंतर भी आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो इसको भी आपको समझना है। अक्षर से बड़ा किया हमने, क को हमने क्या बना दिया? कमल बना दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस शब्द को भी इससे भी बड़ा करना है। जब हम इसे बड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम बना देंगे पदबंध। पदबंध। पदबंध में कमल रूपी नयन हो जाएगा। कमल रूपी नयन किसके हैं? राम के। तो ये एक तरह से पदबंध हो गया।
या शोर मचाने वाले छात्र, शोर मचाने वाले छात्रों के बारे में बताया जा रहा है। इन छात्रों के बारे में ही बताया जा रहा है कि शोर मचाने वाले, है ना। ये सारे पद जो है किससे जुड़े हुए हैं, छात्र से, इसलिए क्या हो गए, ये पदबंध हो गए। अब पदबंध से जब हम थोड़ा बड़ा करेंगे पदबंध से, तो क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। उपवाक्य, कोई वाक्य जब आधा अधूरा बताया जाए, जैसे राम ने कहा है कि, राम ने कहा है कि यानी कि ये वाक्य पूरा नहीं है, अधूरा है, तो ये क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। अब हम इसी को हमने पूरा कर दिया कि राम ने कहा है कि, राम ने कहा है कि, राम ने कहा है कि कल वह मंदिर नहीं आएगा, मंदिर नहीं आएगा। तो जब हमने इस वाक्य को पूरा कर दिया, या हमने लिख दिया कमल खिलता है, कमल खिलता है, तो ये क्या हो गया, ये वाक्य हो गया। ठीक है, यानी कि जब हमने उपवाक्य से बड़ा किया, जब हमने उपवाक्य से बड़ा किया, जब हमने उपवाक्य से बड़ा किया, तो उपवाक्य से बड़ा हो गया क्या, वाक्य बड़ा हो गया, वाक्य। तो ये जो वाक्य है, वाक्य, वाक्य से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा की या फिर शब्द की। ठीक है, प्रश्न घुमाया जाता है आपसे गलतियां करवाने के लिए। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो भाषा की या शब्द की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, तो क्या है, वाक्य है। या पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी की जगह पूछा जा सकता है कि भाषा की या फिर शब्द की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा या शब्द की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो इसका जो है आप जानते ही हैं, आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा या फिर ध्वनि। अब प्रश्न का तरीका हो सकता है कि आपसे बदल करके पूछ लिया जाए। जैसे पूछ लिया जाए कि जो आपका वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई क्या है, भाषा की वाक्य से छोटी इकाई क्या है, तो उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है, तो पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई क्या है, तो शब्द या पद है। और शब्द या पद से छोटी इकाई क्या है, तो अक्षर है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। सबसे छोटी भाषा की या शब्द की इकाई क्या है, तो वर्ण या ध्वनि है। ठीक है, तो आपको अगर आप समझ गए होंगे, तो आप इस तरह से कोई भी किसी भी तरीके से घुमा करके अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस पेज से हमने क्या देखा, वर्ण के बारे में ही समझा। ठीक है, कि ये वर्ण है, वर्ण कैसे जो है धीरे धीरे बड़ा हो करके वाक्य का रूप धारण करता है। ठीक है, हमारे पूरी सामान्य हिंदी का प्रोसेस भी इसी तरह से चलता है। इसी तरह से हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि शब्द के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम
वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से प्रोसेस हमने ये देख लिया कि इतने सारे जो प्रश्न है वह वर्ण के और वाक्य के प्रोसेस के बीच में ही घूमते हैं। फिर हम आगे देखते हैं। अब ये जो वर्ण है, जब वर्णों को माला में पिरो दिया जाता है तो वहाँ पर जो है वर्णमाला बनता है। तो यानी कि वर्णमाला जो है, पूछ लिया जाएगा आपसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप आंसर देंगे वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आपकी परीक्षा में जो है किस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे हिंदी भाषी हैं यानी कि हिंदी ही उनका सब्जेक्ट है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे नया सीख रहे हैं हिंदी, यानी कि पहली बार हिंदी को तैयार करके और किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्णों की माला को क्या कहते हैं। ठीक है, वर्णों की माला को क्या कहते हैं, या पूछ लिया जाए कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं। या पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि के समूह को क्या कहते हैं, तो इन सभी का आंसर क्या होगा? सभी का आंसर वर्णमाला हो जाएगा, वर्णमाला। लेकिन अगर इन सबको ऑप्शन बना दे, ए बना दे, बी बना दे, सी बना दे, और डी में जो है कह दे कि डी में आपसे कह दे कि वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को ठीक है, तो आपको आंसर कौन सा देना होगा? वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वैसे प्रश्न अगर सिंगल पूछ लिया है कि वर्णों की माला को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन में रहेगा, वर्णमाला को करेंगे आप। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे करेंगे आप। देवनागरी लिपि के समूह को, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। या हो सकता है कि आपका जो है वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह की जगह दिया हो कि देवनागरी लिपि के क्रमागत व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आप यानी कि जितने भी वर्णमाला में वर्ण है वो क्रम से हैं और व्यवस्थित हैं, इसलिए जो है रियल परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब जो वर्णमाला है, ये जो वर्णमाला है, हमने समझ लिया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर हम वर्णमाला के प्रकार की बात करें, प्रकार, तो इसके जो है 2 प्रकार हैं आपके। नंबर 1 क्या है? स्वर है, और नंबर 2 क्या है? व्यंजन है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर की क्या खासियत है कि जो स्वर है वह स्वतंत्र है। क्या है? स्वर स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है ये? स्वर को उच्चारित होने के लिए, यानी कि इसके उच्चारण के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो स्वर है वो क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या है? परतंत्र है। परतंत्र क्यों है ये?
क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, स्वर की आवश्यकता किसमें पड़ेगी? व्यंजन के उच्चारण में। तो इस तरह से परिभाषा क्या हो जाएगी कि स्वतंत्र रूप से, परिभाषा लिख लेते हैं हम, पेन थोड़ा चेंज कर लेंगे। स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से परिभाषा बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन की क्या परिभाषा हो जाएगी कि स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चरित वर्ण, स्वर की सहायता से उच्चरित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, कि स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण है वो स्वर कहलाते हैं, और स्वर की सहायता से उच्चरित वर्ण है वो व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देख लेंगे कि जो आपके स्वर हैं, यहाँ पर देखेंगे स्वर आपके कुल की बात किया जाए, कुल की बात, तो ये 13 हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वर किसे कहते हैं, पूछ लिया जाए कि स्वर किसे कहते हैं, तो ये आपका अ से लेकर के औ तक 11 हैं। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर किसे कहते हैं, तो आंसर आपका क्या करना है? आपको 11 आंसर देना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल स्वर, क्या पूछ लिया जाए कि कुल स्वर, तो कुल स्वर कितने हैं? 13 हैं। ठीक है, आपका अंग और अह ये जो है अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है, न ही स्वर है और न ही व्यंजन है। यह भी परिभाषा पूछी जाती है, अयोगवाह की परिभाषा पूछी जाती है, या तो अयोगवाह को पूछ लिया जाएगा, परिभाषा आपकी मिल जाएगी ऑप्शन में, या इसकी जो परिभाषा है वही प्रश्न बन जाएगी, ऑप्शन में आपका अयोगवाह मिल जाएगा। आपको बस जानना है कि अयोगवाह किसे कहते हैं। तो अयोगवाह न ही स्वर है और न ही व्यंजन है, क्योंकि जब ये स्वर में आते हैं तो व्यंजन का कार्य करते हैं, और जब ये व्यंजन में जाते हैं तो स्वर का कार्य करते हैं, इसलिए इसको अलग थलग कर दिया गया है, अयोगवाह। ठीक है, अब ये अयोगवाह जो है आपका अंग और अह है, जो ये आपका अंग है यही क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार है। और जो अह है ये क्या है? ये आपका विसर्ग है। क्या है? आपका अह जो है वह विसर्ग है। जो अनुस्वार है इसके 2 रूप मिलेंगे आपको, एक तो अनुस्वार स्वयं मिलेगा और एक मिलेगा आपको अनुनासिक। क्या मिलेगा? अनुनासिक। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अनुनासिक कौन सा है और अनुस्वार कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है, दोनों का फर्क पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके बाद जो है, जैसे आपके अनुस्वार से बने हुए शब्द आपको मिल जाएंगे, शब्द भी पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में आपके, जैसे आपका कंठ हो गया, चंदा हो गया, तो ये किसे बन रहे हैं? ये शब्द किसे बन रहे हैं? अनुस्वार से बन रहे हैं। लेकिन अगर हम लिख दें चाँद, हम लिख दें माँ, हम लिख दें बांस, बांस लिख दें हम, बांस लिख दें, तो
यहाँ पर जो है किसका प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। तो अनुनासिक जो स्वर हैं वो कौन कौन से स्वर से बने हुए शब्द कौन से हैं, तो आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। या फिर अयोगवाह कौन कौन से हैं, उसमें भी आ सकते हैं प्रश्न बन करके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये परिवार किसका है, अयोगवाह का ही परिवार है, अनुस्वार हुआ है या अनुनासिक हुआ। प्रश्न बन जाता है कि अनुनासिक या निर्नुनासिक। तो ये आपके 11 हैं, ये 11 हैं आपके, अ से लेकर के औ तक, यानी कि इनके उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं या फिर निर्नुनासिक। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने स्वरों को जान लिया। अब हम जो है जान लेते हैं किसको, अब हम जान लेते हैं व्यंजन को, ठीक है। व्यंजन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा हमने देख ली थी कि जो व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो परिभाषा यहाँ नहीं लिखेंगे, हम सीधे आ जाएंगे अपने व्यंजनों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहला जो हमारा क वर्ग है, क वर्ग, ठीक है। पहला जो है वो क वर्ग, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद क्या है, च वर्ग है। उसके बाद क्या है, ट वर्ग है। फिर उसके बाद त वर्ग है। फिर उसके बाद क्या है, प वर्ग है। उसके बाद आपका क्या है, अंतस्थ है। अंतस्थ के बाद क्या है, तो आपका उष्म है। उष्म के बाद क्या है, तो संयुक्त है। क्या है, संयुक्त है। और संयुक्त के बाद हम देखेंगे तो संयुक्त के बाद क्या है आपका, द्विगुण है। द्विगुण, द्विगुण को दो तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। द्विगुण को दो तरीके से पूछा जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त। या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, नव विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं, नव विकसित। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त। ये सारे अलग अलग तरीके से अतिरिक्त व्यंजन, और है इनकी संख्या क्या है, ड़ और ढ़, ठीक है। यानी कि ड़ और ढ़ जिसे हम कई सारे नामों से जानते हैं, परीक्षाओं में कई सारे नामों से पूछा जाता है। जैसे द्विगुण के नाम से पूछा जाता है, उच्चिप्त के नाम से पूछा जाता है, नव विकसित के रूप में पूछा जाता है, अतिरिक्त के रूप में पूछा जाता है, या फिर जो है अतिरिक्त व्यंजन के रूप में पूछा जाता है। या कहीं कहीं परीक्षाओं में इसको आगत व्यंजन के रूप में भी पूछ लेता है, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पर, पहले इसे समझते हैं। क वर्ग में आपका क आ जाएगा, क, ख, ग। से हम थोड़ा पतला कर लेते हैं क्योंकि बहुत मोटा लिख रहा है। तो आपका क आ जाएगा, क, ख, ग, घ और अंग। इसके उच्चारण में भी बहुत सारे दोष मिलते हैं। कहीं कहीं इसको अड़ा उच्चारण किया जाता है, अड़ा नहीं होता, क्या होता है, अंगा, ठीक है। अब हम देखेंगे च वर्ग में क्या है, आपका च हो जाएगा, छ हो जाएगा, और ज, तीसरा ज है। फिर उसके बाद झंडा वाला झ है, और फिर इया है, ठीक है। वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए, ये सारे आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से एक एक से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपका च, छ, ज, झ इया हो गया। ट वर्ग में आपका ट आएगा, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढपली, और अड़ा, ये अड़ा है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, अड़ा। अब हमारा जो है आ गया त वर्ग। त वर्ग में आपका त हो जाएगा, थ हो जाएगा,
द, ध, न। प वर्ग में आपका प हो जाएगा, प हो जाएगा, ब हो जाएगा तीसरा आपका, भ हो जाएगा चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। और इनको संयुक्त के रूप में, यानी कि सभी को हम क और क से लेकर के म तक, ठीक है ना, क से लेकर के म तक, इनको जो है आपसे पूछा जाएगा पूछा जाएगा कि क से म तक जो ये आपके व्यंजन है इनको क्या बोला जाता है। तो इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन। या फिर इनको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी। क्या बोला जाता है, स्पर्श संघर्षी। या फिर इनको जो है बोला जाता है वर्गीय व्यंजन, क्योंकि वर्ग में ये बटे हुए हैं, वर्ग में ये बटे हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अलग अलग तरीके से परीक्षा में पूछ करके और आपके दिमाग की कसरत करवाई जाती है। तो सारे नाम अगर आपको पता है तो आप आंसर कर लेते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो च वर्ग हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी कि कह रहा है कि क से लेकर के म तक के सारे स्पर्श संघर्षी रूप के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न का तरीका पूछ लिया जाए कि मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वो आपके कौन से हैं, च वर्ग हैं, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन में आपका आ जाएगा य, र, ल, व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन में आपका आ जाएगा श, स और ह, ठीक है। यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। संयुक्त व्यंजन में आपका आ जाएगा छ, आ जाएगा क्षत्रिय वाला छ, त्र वाला त्रिशूल आ जाएगा, ज्ञा और ज्ञानी आ जाएगा, और श्रमिक वाला श्र आ जाएगा। ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैंने उच्छिष्ट, द्विगुण, अतिरिक्त व्यंजन, नवविकसित व्यंजन के बारे में बता दिया था कि र और ह जो है ये कौन से हैं, तो ये द्विगुण व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है, नवविकसित व्यंजन है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया संयुक्त व्यंजन। अब हम इसको जो है किस तरह से व्यंजन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो व्यंजन से जो आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहले आप हेडिंग डाल लेंगे मोटा करके, व्यंजन, क्योंकि जगह कम थी, ठीक है। व्यंजन, अब यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे क्योंकि अब हमें जानना है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो क से लेकर के म तक आप देखेंगे कि 5, 5, 10, 5, 15, 5 चौको 20, जो 20 हैं वो क्या हैं, वो 20 जो है वो क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। आपका य, र, ल, व जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आपका श, 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 ह है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 यानी कि क से लेकर के
क से लेकर के ह तक, ठीक है, क से लेकर के यानी कि यहाँ तक, ये आपके क्या हैं, ये आपके व्यंजन हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कुल व्यंजन कितने हैं, तो 33 में हम जोड़ देंगे 4 इधर और 2 इधर, यानी कि 6 हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39। तो प्रश्न कुल व्यंजन अगर पूछा जाए तो 39 है, यानी कि 39 है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो 33 है, ठीक है, याद रखेंगे आप। यहीं पर हम चीज देख लेते हैं कि किस तरह से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। स्वर पूछा जाएगा, स्वर, तो आपको क्या बताना है कि स्वर आपके 11 हैं। अगर पूछा जाएगा कि कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर, तो कुल स्वर आपके 13 हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन आपके कितने हैं, वो आपके 33 यानी कि 33 हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो आपको कितना बताना है, 39, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण, तो आप जो है 13 और 39 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो चाहे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 52 यानी कि 52। और कुल वर्ण कितने हैं, तो भी 52। दो तरीके से कंफ्यूज करके आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने जो है आज शुरुआत की है फिर से सामान्य हिंदी की। हमने परिचय लिया, स्वर के बारे में हम जाने, और हम जाने किसके बारे में, व्यंजन के बारे में। अगली क्लास में हम जो स्वर हैं उन स्वरों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस जो है न्यूज विजन एकेडमी से जुड़े रहिए, और ये जो आपका हिंदी सीखने का जो प्रोसेस है इसमें आप भी कंटिन्यू रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।